हेलो एवरीवन। आईपी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट का बड़े टाइम से था कि हमें इतनी सारी चीजें अच्छे से नहीं मिल पा रही हैं। तो मैं आप सभी आईपी यूनिवर्सिटी के बच्चों को बोलना चाहूंगा, आपके चैनल पे आपके यूनिवर्सिटी के हिसाब से, आपके चैप्टर के हिसाब से, आपके एग्जाम के वेटेज के हिसाब से सारी वीडियो डलेंगी। अब आपको इधर उधर जाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। हमारी लाइव ये जो YouTube पे हम बिल्कुल सिस्टमेटिक सारी वीडियो डालने जा रहे हैं। बस आप चैनल से जुड़े रहिए। अगर किसी स्टूडेंट को लगता है कि वो उसके हिसाब से नहीं है तो डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन में जो भी व्हाट्सएप नंबर गिवन है वहां पे भेजिए, ताकि हम उसको एनालिसिस करके आपके सिलेबस को और बेहतर तरीके से आप तक डिलीवर कर पाए। दूसरी बात, ये क्लास मैं रिकॉर्ड करके डाल रहा हूं और रिकॉर्ड मैंने लाइव क्लास जो अभी लेटेस्ट लिया था उसके हिसाब से था। अगर किसी बच्चे को बीच में मैंने किसी वीडियो में बोल दिया हो, फॉर एग्जांपल यूपी के बच्चे हों या दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चे हों, कुछ बातें मैंने डिस्कस किया हो कि आपके डीयू में या आपके यूपी यूनिवर्सिटी में, उन बातों को आप इग्नोर करिएगा कि प्योरली हमने सारी चीजों को देख के यहां पे सिलेबस अपलोड कर रहे हैं। अब आपको इससे फायदा जरूर मिलेगा, आपको कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। होपफुली आप इंजॉय करोगे क्लास को। चलिए अब आगे आप क्लास को स्टडी करिए। लास्ट क्लास में हमने फॉर्मेट और इस फॉर्मेट को कैसे किया जाए इसके ऊपर हमने फोकस किया था लास्ट क्लास के अंदर, ठीक है ना। वॉइस क्लियर है? आप सभी को वॉइस क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट क्लास के अंदर क्या किया था? सबसे पहले हमने ये देखा कि सर हमारे 12th से रिलेटेड क्या है और न्यू क्या है, दोनों में मैंने कंपैरिजन बता दिया। इसके बाद फाइनल अकाउंट हम स्टार्ट करने जा रहे थे चैप्टर। फाइनल अकाउंट के अंदर आपका देखा कि ट्रेडिंग होता है, P&L होता है और बैलेंस शीट होता है। इसके साथ साथ हमने कुछ फॉर्मेट और डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस को समझा। डायरेक्ट एक्सपेंस वो होते हैं जो कि फैक्ट्री से रिलेटेड है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस वो है जो कि ऑफिस से रिलेटेड है ना। इसके बाद हमने एक क्वेश्चन किया जिसके अंदर हमने ये फिल करना सीखा कि किस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। यानी सीधा सीधा पहले फॉर्मेट बनाएंगे और फॉर्मेट बनाने के बाद दोनों ट्रेडिंग और P&L में दोनों साइडों को किस तरीके से यूज करना है ये भी हमने देख लिया। अब आज हम क्या देखेंगे इसके बाद, क्योंकि फाइनल अकाउंट के अंदर हम अब सीखने वाले हैं एडजस्टमेंट। हम सीखने वाले हैं एडजस्टमेंट। अब सर एडजस्टमेंट क्या होता है ये समझिए। अब हमारा फाइनल अकाउंट बनता किससे है? ट्रायल बैलेंस से बनता है ना। मान लो कि ये मेरा ट्रायल बैलेंस है, मान लेते हैं ये मेरा ट्रायल बैलेंस है। यहां मैंने ट्रायल बैलेंस बना दिया। जब ट्रायल बैलेंस मैंने बना दिया तो नाउ सपोज करो ये ट्रायल बैलेंस बन गया, यहां कैपिटल आ गया, मान लेते हैं 10 लाख रुपए। एसेट आ गया, सपोज करो ये भी आ गया 10 लाख रुपए। इस तरीके से हमारा ट्रायल बैलेंस जो है दोनों साइड क्या हुआ? मैच हो गया। ट्रायल बैलेंस का तो मेन रूल ही यही है ना कि दोनों साइड क्या हो जाता है हमारा? मैच होता है। तो ट्रायल बैलेंस ठीक है, अदरवाइज हमारे ट्रायल बैलेंस के अंदर कोई ना कोई एरर है। अब जब हमारा अकाउंट्स का नाम क्या है? डुअल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। हम जो अकाउंटिंग करते हैं वो किस बेसिस पे लेके चलते हैं? डबल एंट्री, एक डेबिट और एक क्रेडिट। हुआ यूं कि मैं कुछ चीजें भूल गया, ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद मुझे याद आया। जैसे मुझे याद आया कि भैया डेप्रीशिएशन लगाना था हमें 10%, किसके ऊपर? एसेट्स के ऊपर। या फिर मुझे याद आया कि भैया मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी लेना था 5%। तो अब ये चीजें जो मुझे रिमेंबर होके याद आया, तो अब मैं ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद ट्रायल बैलेंस में मैं एडजस्टमेंट नहीं कर सकता। अब जो चीजें मैं भूल गया उस चीज को मैं एडजस्टमेंट करूंगा सीधा डायरेक्ट P&L और बैलेंस शीट में। सीधा कहां पे? P&L बैलेंस शीट में। अब इस ट्रायल बैलेंस में अगर मैं कैपिटल की बात करूं तो कैपिटल पता है कैसे आया होगा? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, यानी इसने अपने आप को डेबिट क्रेडिट पूरा फॉलो किया होगा तब जाके यहां पहुंचा है। क्योंकि पहले जर्नल हुआ होगा, फिर लेजर हुआ होगा, तभी तो ट्रायल बना होगा। तो इसने रूल को फॉलो करके, यानी डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम को फॉलो करते हुए यहां पहुंचा होगा। 10 लाख कैपिटल में होगा, 10 लाख एसेट्स के अंदर जुड़ा हुआ होगा आपका, मान लेते हैं एक पल के लिए। तो अब जब एडजस्टमेंट आया हमारे पास तो इसका तो डबल एंट्री नहीं हुआ। तो इसलिए हमेशा याद रखना, जो ट्रायल बैलेंस के बाहर पॉइंट्स लिखे होते हैं उसको हम नाम दे देते हैं एडजस्टमेंट। नाम क्या दे देते हैं उसको? हम
एडजस्टमेंट, और इसकी हमेशा दो एंट्री होगी, एक डेबिट साइड में और एक क्रेडिट साइड में, हमेशा दो जगह एंट्री होगी। तो जो भी एडजस्टमेंट होते हैं उसकी कितनी एंट्री करते हैं हम, दो। और ट्रायल बैलेंस में ऑलरेडी डबल एंट्री हो के आया है, तो जो ट्रायल बैलेंस के अंदर आइटम होगा हमेशा कितनी एंट्री होगी आपकी, इसकी सिर्फ और सिर्फ सिंगल एंट्री, यानी एक ही जगह कहीं एंट्री करने वाले हैं। समझे बात आप? तो ट्रायल बैलेंस वाले अंदर के आइटम की कितनी जगह एंट्री, एक जगह, और बाहर जो एडजस्टमेंट है इसकी कितनी जगह एंट्री आपकी, ये दो जगह एंट्री होगी। अब सर एडजस्टमेंट कितने टाइप के हो सकते हैं? लगभग लगभग हमारे सिलेबस के अंदर 20 एडजस्टमेंट के आसपास है, इंक्लूडिंग जीएसटी। तो हम एक एक करके जब तक सारे एडजस्टमेंट को नहीं पढ़ लेते तब तक हम पूरा का पूरा फुल फ्लैज क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। लेकिन हाँ, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे हमारे किताब में जो कि जितने एडजस्टमेंट के बाद वो किया जा सकता है वो मैं कराऊंगा आपको, ठीक है ना। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम पहले एडजस्टमेंट पे, दैट इज हमारा एडजस्टमेंट का नाम है क्लोजिंग स्टॉक। तो कुछ एडजस्टमेंट मैंने पहले से ही लिखा हुआ है, तो ये आपको ध्यान देना है। इससे क्या होगा, हमारा टाइम बचेगा और हम ज्यादा से ज्यादा एडजस्टमेंट कर पाएंगे। अगर मैं सारा एडजस्टमेंट लिख लिख के करूं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये चैप्टर खिंच जाएगा 1 महीने, और मेरा टारगेट है इस चैप्टर को मैं 5 से 7 क्लास के अंदर वाइंड अप करके खत्म करूं, क्योंकि जो नए चैप्टर है उसके ऊपर हमें ज्यादा टाइम दे रहा है, क्योंकि उसको हमें स्लो सीखना है। और जो पहले से आता है अगर इसको भी हम स्लो सीखेंगे तो दिक्कत होगी। लेकिन अगेन कहना चाहूंगा, जो बच्चे साइंस के हैं और आर्ट्स के हैं उनको तो दिक्कत होगी होगी, तो उसके लिए अलग से वो कम्युनिकेट करेंगे और उनको अलग से वीडियोस कुछ प्रोवाइड किया जाएगा जिससे उनको कोई क्लियरिटी मिले। तो देखिए, क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट नंबर 1, सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर कानून और रूल एंड रेगुलेशन बनाता है हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2। हमारे सिलेबस का भी पार्ट है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, जो हम पढ़ेंगे भी। तो क्लोजिंग स्टॉक हो सकता है आपको कहां पे गिवन हो सकता है आपको कहां पे गिवन हो, दो जगह हो सकता है, या तो हो सकता है आपको ट्रायल बैलेंस में मिले और या फिर हो सकता है एडजस्टमेंट में। अगर ट्रायल बैलेंस में है तो कितनी एंट्री, एक एंट्री, और एडजस्टमेंट में है तो कितनी एंट्री, दो एंट्री। तो अगर ट्रायल बैलेंस में आपको देखने को मिला तो आप क्या करना, सिर्फ बैलेंस शीट के एसेट्स में दिखा देना और कहीं दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। तो क्या सर, अगर हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं और ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक है तो क्या ट्रेडिंग अकाउंट के बाय साइड में क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिखाएंगे? जवाब, नहीं दिखाएंगे। ट्रेडिंग अकाउंट में कब आता है हमारा क्लोजिंग स्टॉक, जब हमें कहां गिवन हो, एडजस्टमेंट में। अगर एडजस्टमेंट में दे रखा हो तो दो जगह एंट्री करेंगे, एक ट्रेडिंग अकाउंट में और एक बैलेंस शीट में। कितनी जगह एंट्री जाएगी, दो जगह जाएगी, एक ट्रेडिंग अकाउंट में और एक बैलेंस शीट में। ट्रेडिंग अकाउंट में कहां दिखाओगे, क्रेडिट साइड, और बैलेंस शीट में कहां दिखाओगे आप, एसेट साइड। बिल्कुल। और ये नोट्स जो आपको क्रिएट करना है ना, जैसे आपके पास रजिस्टर है तो कम से कम मैंने 20 एडजस्टमेंट बोला है और एक पेज पे हम 2 एडजस्टमेंट आराम से कर सकते हैं। लगभग 10 पेजेस छोड़ने के बाद कोई भी मैं क्वेश्चन कराऊं तो 10 पेज छोड़ने के बाद ही आप उस क्वेश्चन को स्टार्ट करना, ताकि एग्जाम से पहले जब आप रिवीजन पे बैठो, इनफैक्ट 10 की जगह पे आप 15 पेजेस छोड़ देना। मैं रीजन बता रहा हूं क्योंकि जीएसटी भी एक जगह करेंगे। जब हम रिवीजन करने बैठेंगे तो सारे एडजस्टमेंट पढ़ने और एक दो सवाल करने और हमारा हिसाब किताब हो जाएगा। तो क्या मैंने बताया, अगर ट्रायल बैलेंस में गिवन है तो सिर्फ कहां जाएगा, बैलेंस शीट में, एडजस्टमेंट में है तो ट्रेडिंग और बैलेंस शीट में। लेकिन कई बार क्लोजिंग स्टॉक के आपके दो वैल्यू गिवन होते हैं, एक होता है कॉस्ट प्राइस जिसको हम बुक वैल्यू बोलते हैं, और एक होता है हमारा मार्केट प्राइस जो मार्केट में चल रहा है। अगर दोनों वैल्यू आपको मिल जाए, जैसे कि ट्रायल बैलेंस में आपके सामने अगर बना के दिखाऊं, मैंने कहा कि भैया आपको क्लोजिंग स्टॉक के दो वैल्यू मिल जाएंगे। दो वैल्यू का मायने क्या है ये समझिए। जैसे कि मान लेते हैं ये ट्रायल बैलेंस है, यहां पे लिख दूं क्लोजिंग स्टॉक, मान लेते हैं डेबिट में लिख दिया मैंने 5000 और इसके ब्रैकेट में लिख दूं मार्केट वैल्यू 3000। ऐसे लिखा हो सकता है ट्रायल बैलेंस के अंदर। तो अब सबसे पहले कहां गिवन है ये, ट्रायल बैलेंस में। अब कितनी एंट्री करोगे इसकी, एक या दो? तो ट्रायल बैलेंस में जब गिवन हो तो कितनी एंट्री करेंगे, सिर्फ बैलेंस शीट के एसेट्स में। आप बैलेंस शीट के एसेट्स में 3000 लिखें या 5000, तो ऐसे सिचुएशन में रूल कहता है जो दोनों में से कम होगा वही लिखना हमेशा। कौन से वाला, मार्केट प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस विच एवर इज लोअर, जो दोनों में से कम होगा वो आपको ऑलवेज लिखना होगा। समझ में आई बात आपको? एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आप एग्जाम्पल पे फोकस करें तो मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखा है। जैसे मार्केट प्राइस हमारा कितना है, अगर 2000 है और 2500 कॉस्ट है तो आंसर क्या होगा हमारा 2000, क्योंकि मैंने क्या रूल बताया, दोनों में से क्या होगा हमारा, लोअर होगा। ऐसे ही अगर हम देखें
एग्जाम्पल नंबर 2, मार्केट प्राइस 1500 है और कॉस्ट प्राइस कितने हैं 1300, तो दोनों में से कम क्या है हमारा 1300। इस वाले एग्जाम्पल में मैंने मार्केट प्राइस को कम किया और इस वाले एग्जाम्पल में मैंने कॉस्ट को। तो कभी भी ऐसा मत समझना कॉस्ट लेंगे, कभी भी ऐसा मत समझना मार्केट प्राइस लेंगे, कौन सा वाला लेंगे, दोनों में से कम वाला होगा उसको रिकॉर्ड करेंगे। अगर एडजस्टमेंट में है तो दो जगह दोनों में से कम वाला आ जाएगा, और ट्रायल बैलेंस में है तो दो जगह आ जाएगा। समझ में आई बात आपको? तो ये पहला एडजस्टमेंट था क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर जो कि हमने अभी देखा। अगले एडजस्टमेंट पे चलते हैं, दैट इज हमारा सेकंड एडजस्टमेंट आ जाता है, दैट इज प्रीपेड एक्सपेंस, और इसी का दूसरा नाम क्या पड़ता है, अनएक्सपायर्ड एक्सपेंस, और कई बार ऐसे बोल देता है कि रिलेटेड टू नेक्स्ट मंथ है। अब प्रीपेड एक्सपेंस भी दो जगह देखने को मिल सकता है। कहां कहां देखने को मिल सकता है आपको, या तो हो सकता है आपके ट्रायल बैलेंस में, या फिर कहां हो सकता है आपका एडजस्टमेंट में। अब ट्रायल बैलेंस वाले की कितनी एंट्री करेंगे हम, एक। तो ट्रायल बैलेंस के अंदर आपको गिवन है तो आप क्या करोगे, सिर्फ बैलेंस शीट के एसेट्स में ले जाओगे। कई बार हमें ऐसा लगता है कि भैया प्रीपेड एक्सपेंस है तो एसेट्स में से माइनस करो, और सॉरी एक्सपेंस से माइनस करके बैलेंस शीट में लिख दो। लेकिन वो कब, जब आपको कहां गिवन होगा, ये एडजस्टमेंट में गिवन होगा। कहां गिवन होगा आपको, ये एडजस्टमेंट में गिवन होगा। समझ रहे हो? अगर एडजस्टमेंट में गिवन है तो ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस, जहां पे भी जो भी खर्चा है लेस कर देना खर्चे से। अगर वेजिस है तो वेजिस पे प्रीपेड है तो ट्रेडिंग में माइनस करोगे। अगर सैलरी पे प्रीपेड है तो कहां माइनस करोगे आप, सैलरी पे प्रीपेड है तो कहां माइनस करोगे, आप करोगे पी एंड एल में, क्योंकि सैलरी कहां आता है, पी एंड एल में। और अगर बैलेंस शीट में एसेट साइड दिखा दोगे। तो अभी हमने दो एडजस्टमेंट देखा, दोनों एडजस्टमेंट क्लियर है। पहला एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक था, दूसरा एडजस्टमेंट प्रीपेड है। ट्रायल बैलेंस में होगा तो सिर्फ एसेट्स में जाएगा, और एडजस्टमेंट में होगा तो दो जगह चला जाएगा हमारा, कहां, ट्रेडिंग में से माइनस या पी एंड एल में से माइनस, और दूसरा आ जाएगा बैलेंस शीट के कहां पे, एसेट्स साइड में। ठीक है ना? चलिए थर्ड एडजस्टमेंट को अगर हम देखें तो आउटस्टैंडिंग, ड्यू, पेबल, देखो कितने सारे नाम है। इसका नाम आउटस्टैंडिंग भी है, इसका नाम पेबल भी है, इसका नाम ड्यू भी है, इसका नाम अनपेड भी है, इसका नाम अरियर भी है। तो किसी भी खर्चे के आगे अगर ऐसा नाम और सेंटेंस किसी खर्चे के अगर नाम लगे तो समझ जाना आउटस्टैंडिंग है। तो अगर ट्रायल बैलेंस में हुआ आपका तो बैलेंस शीट में ले जाओगे किस साइड में, लाइबिलिटी, क्योंकि एक ही एंट्री होगी, बस बात खत्म। एडजस्टमेंट में हुआ तो दो जगह जाएगा, या तो ट्रेडिंग में जा सकता है या पी एंड एल में, ऐड हो जाएगा खर्चे में। और बैलेंस शीट में हुआ तो लाइबिलिटी साइड में चला जाए, सॉरी बैलेंस शीट के लाइबिलिटी। तो दो एंट्री कहां होगा, एक तो खर्चे में से आप ऐड कर दोगे जो भी खर्चा हो, और दूसरा बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में चला जाएगा। इस प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग का एक और पार्ट हम आगे करेंगे, एडवांस वर्जन में जब जाएंगे ना धीरे धीरे तो आगे भी पड़ेगा। अभी हम इसका आधा ही पार्ट करके चल रहे हैं। तो हमने तीन एडजस्टमेंट देख लिया, कोई यहां तक डाउट, क्लियर है यहां तक क्या होगा? अगले एडजस्टमेंट की तरफ चलें। अगला है हमारा डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन एडजस्टमेंट नंबर कौन सा है हमारा, 4 है। तो डेप्रीशिएशन में क्या करेंगे, मान लेते हैं ट्रायल बैलेंस में गिवन हो तो सिर्फ पी एंड एल के डेबिट में दिखाओगे। अगर डेप्रीशिएशन ट्रायल बैलेंस में गिवन है तो कहां दिखाओगे, सिर्फ पी एंड एल के डेबिट में। अगर ये गिवन कहां हो, एडजस्टमेंट में। कहां गिवन हो हमारा, एडजस्टमेंट में। तो एडजस्टमेंट में दो तरीके से दे रखा होता है, या तो परसेंटेज बेसिस पे या अमाउंट के बेसिस पे। तो अगर एडजस्टमेंट में है तो सबसे पहले तो लेस फ्रॉम एसेट्स करोगे। सर एसेट्स कौन से, अगर फर्नीचर पे है तो फर्नीचर में से माइनस करोगे, प्लांट पे है तो प्लांट में से माइनस करोगे, और दूसरा पी एंड एल के डेबिट साइड में शो कर दोगे। क्या क्लियर है यहां तक? एडजस्टमेंट नंबर 4 समझ में आया कैसे करना है? इसके बाद अगर हम आगे और देखें तो एडजस्टमेंट नंबर हमारा 5। हाँ जी बताओ, पी एंड एल के डेबिट या क्रेडिट पूछ रहे हो? पी एंड एल ये है, शो विद द नेम, और पी एंड एल में हमेशा ये जाएगा, पी एंड एल में हमेशा जाएगा ये डेबिट साइड, खर्चा है ये डेबिट साइड। ठीक है? और बैलेंस शीट का तो एसेट्स लिख दिया तो ये तो लिखने की जरूरत नहीं है, डेबिट क्रेडिट, और यहां पी एंड एल के डेबिट रहेगा। ठीक है? अगले एडजस्टमेंट पे चलते हैं। तो बेड डेट्स। बेड डेट्स का मतलब होता है हमारा कि पैसा डूबना। पैसा डूबना से मतलब है कि हमारे डेटर ने हमें पैसे नहीं लौटाए, लेके चला गया। तो अगर ट्रायल बैलेंस में हो तो आपको पी एंड एल के डेबिट साइड में लिखना है, सिंपल सी बात है। और एडजस्टमेंट में हो तो लेस फ्रॉम डेटर, एसेट्स में जो है, और दूसरा चले जाएगा पी एंड एल के डेबिट में। तो इसके ऊपर एक और एडजस्टमेंट आता है, दैट इज कॉल्ड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ठीक है ना? तो ये वाला समझ में आया, बेड डेट सिंपल। अगर ट्रायल में हुआ तो पी एंड एल के डेबिट में, और एडजस्टमेंट में हुआ तो लेस फ्रॉम डेटर और पी एंड एल के डेबिट साइड में। अगला आते हैं हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। क्या है हमारा, प्रोविजन फॉर
डाउटफुल डेट्स। अगर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हुआ और ट्रायल में हुआ तो देखो कहां लिखना, आप याद रखना पी एंड एल के क्रेडिट साइड में। बुक में जब आप करोगे ना, तो मैं अगेन बता दूं, बुक के अंदर ये पी एंड एल के कई बार डेबिट में देखने को मिलेगा और कई बार क्रेडिट में देखने को मिलेगा, दोनों जगह मिल सकता है। लेकिन आपने क्या करना है, ट्रायल बैलेंस में गिवन हो तो हमेशा कहां लिखिए, पी एंड एल के क्रेडिट साइड में, पी एंड एल के क्रेडिट साइड में। मैं डेबिट वाला भी करके दिखाऊंगा, प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा ना तो मैं दोनों करके दिखाऊंगा। और अगर एडजस्टमेंट में हुआ तो कहां पे करोगे आप, लेस फ्रॉम डेटर, कहां से माइनस कर दोगे, डेटर से माइनस कर दोगे और पी एंड एल के डेबिट साइड में दिखाओगे। अब ये अकेला अकेला है तब है ये, लेकिन जब दोनों मिल जाता है तो थोड़ा सा टफ हो जाता है हमारे लिए। दोनों मिल जाएगा तो थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो लेकिन दोनों मिक्स वाला अगर मैं अभी कराऊं तो ये क्या हो गया, चलो इसके बाद दोनों मिक्स करते हैं, फिर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, और दोनों मिक्स वाला ही कर लेते हैं पहले, ठीक है ना। अब मान लिया जाए एडजस्टमेंट नंबर 7, ध्यान दीजिएगा, अगर एडजस्टमेंट नंबर 7 की बात करें, व्हेन प्रोविजन फॉर डेटर एंड बेड डेट्स, बेड डेट्स दोनों गिवन है, पता है दोनों दे रखा है। कौन सा दे रखा है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स और बेड डेट्स, दोनों ही दे रखा है, समझना। जब दोनों देगा तो फिर से अगेन यहां दो जगह देखने को मिल सकता है। कहां कहां देखने को मिल सकता है, एक मिल सकता है हमारा, कहां देखने को मिल सकता है, एक मिल सकता है हमारा ट्रायल बैलेंस में, और दूसरा कहां मिल सकता है, एडजस्टमेंट में। दूसरा कहां मिल सकता है, एडजस्टमेंट में। अच्छा एक काम मैं और करता हूं इसी क्वेश्चन में, मैं एक और पॉइंट ऐड कर देता हूं, एंड डिस्काउंट गिवन, डिस्काउंट तो थोड़ा सा और ये हैवी हो जाएगा थोड़ा, जिसमें कि एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा तो सब कुछ कवर हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि भैया प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स और बेड डेट्स और डिस्काउंट में तीनों में डिफरेंशिएट किया है। सपोज करो एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास जो डेटर की संख्या है और सबसे मुझे एक एक रुपए या 10-10 रुपए लेने हैं, ये मान लेना हमें सबसे कितने लेने हैं, 10-10 रुपए। तो अगर मैं एक दुकानदार हूं और मेरे पास कितने डेटर हैं मैं बता देता हूं, मेरे पास ये टोटल डेटर हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8, सबसे 10-10 रुपए लेने हैं, इससे भी 10 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 रुपए, इससे भी 10 रुपए, इससे भी 10 रुपए, इससे भी 10 रुपए। जरूरी नहीं है सबसे एक ही हो जैसा हो तो चलेगा, 20 रुपए भी हो सकता है। और मैं दुकानदार हूं, मैं एक दुकानदार हूं। अब ना मुझे सबसे पहले, अगर मैं दुकानदार हूं तो हर दुकानदार को मैं पता है, मुझे जैसे मैं अपनी बात करूं तो मैं अगर टीचर हूं, ऑफलाइन बच्चे अगर पढ़ा रहा हूं, तो अगर मैं मंथली फीस लेता हूं तो मुझे पता है कि लास्ट मंथ में मेरे पैसे, कुछ स्टूडेंट ऐसे हो सकते हैं जो कि ना दे, है ना, कुछ स्टूडेंट ऐसे हो सकते हैं जो कि ना दे। तो मेरे चांसेस बन रहे हैं कि जो मुझे ये 80 रुपए टोटल मिलने हैं, लेकिन मुझे चांसेस लगता है कि इसमें से कुछ ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जो कि मेरे पैसे ना लौटाए, मेरे पैसे ना लौटाए। तो ये चांसेस बन रहे हैं, 100% श्योरिटी नहीं है, क्या हमारा चांसेस बन रहा है। तो जब चांसेस को आप लेते हो तो उसको बोलते हैं आप बना लो प्रोविजन, आप क्या बना लो, प्रोविजन। तो आपका टोटल, अगर मैं डेटर की बात करूं तो टोटल डेटर कितने रुपए का है आपका, 80 रुपए का। अब 80 में से मैं ये थोड़ी बोल सकता हूं मुझे लग रहा है तू नहीं देगा, मुझे लग रहा है तू नहीं देगा, मुझे लग रहा है तू नहीं देगा, इससे पूछ ही नहीं सकता मैं किसी डेटर से। अगर किसी डेटर से पूछूंगा तो वो वैसे ही बेड डेट्स हो जाएगा, डिफॉल्ट बोलेगा लग ही रहा था तो ठीक है भाई अब नहीं दे रहा मैं। तो अब ऐसे सिचुएशन में हम एक परसेंटेज बेसिस पे डिफाइन कर लेते हैं। सपोज मुझे लगा कि भैया मेरा 10% ऐसा है जो कि मेरे पैसे डूब सकते हैं, तो 10% है तो मेरे 10% का मतलब 8 रुपए हैं जो कि डूब सकते हैं। अब जो मेरा
अब जो मेरे पास है कितने हो गए 8, या फिर मैं थोड़ा सा और एग्जांपल में चेंज करता हूं, एक एग्जांपल में थोड़ा सा चेंज करता हूं। तो प्रोविजन तो समझ में आ गया ना, प्रोविजन किसको कहते हैं, कि हमें अंदाजा है, अनुमान है। हुआ ये मेरे एक्चुअल एग्जांपल में कि एक ये वाला जो डेटर था, एक ये व्यक्ति जो था, कौन था, ये था, ये मान लेते हैं ये जो उधार सामान लिया था ये भाग गया, उधार सामान लिया था ये क्या हुआ, भाग गया लेके पैसे। तो अब भाग गया तो भैया ये बेड डेट्स के अकाउंट में आएगा। तो जब मेरा कोई डेटर चला जाए, मेरे 80 रुपए के थे जिसमें से एक डेटर तो मेरा भाग गया, तो जब कोई भाग गया या जिससे पैसे मैं नहीं ले पाया, उसको क्या बोलते हैं, बेड डेट्स, उसको क्या बोलते हैं। और जिसपे मैं अंदाजा लगाऊंगा, अंदाजा लगाऊंगा कि भैया मेरे ये पैसे मुझे मिल सकते हैं, नहीं मिलेंगे, एक मैं प्रोबेबिलिटी लगाऊंगा, उसको क्या बोलते हैं हम, प्रोविजन, उसको क्या बोलते हैं हम। अब बताओ, सबसे पहले मैंने इसका इसका भी बता दिया 10%, ठीक है ना। तो अब मुझे अगर मैं पहले 10% माइनस कर दूं 8, तो इसका मतलब 80 का मतलब कितने परसेंट है, 8 लोग हैं। मैं 8 लोग पे डाउट करूं, या सिर्फ अब मेरे पास डाउट करने के लिए 7 ही बचे हैं, 7 ही बचे ना। अगर मैं 8 पे डाउट करता हूं तो गलत है भाई, 8वां तो चला गया, तो उस पर कौन सा डाउट कर रहे हो। डाउट किस पे करना है, जो हमारे बचे हुए हैं। तो इसलिए सीक्वेंस वाइज में सबसे पहले तो इसमें से बेड डेट्स माइनस कर दो। 10 रुपए, एक डेटर भाग गया तो 10 रुपए का हमारा क्या था, बेड डेट्स था। तो सबसे पहले बेड डेट्स माइनस करो, बचा कितना, 70। अब इस 70 पे डाउट करो, यार ये लगता है कि इसमें से कोई ऐसा हो ना दे, तो मैंने 10% लिया, तो इसमें से अब 7 रुपए माइनस करो, तो बचे कितने हमारे, 7 माइनस करेंगे तो 63। इसका मतलब मैं ऐसा मान सकता हूं जो ये 63 रुपए हैं डेटर से लेने हैं, एकदम प्योर डेटर है। प्योर का मतलब ये डूबेगा नहीं, ये तो मुझे मिलना तय है। ये भी मेरा अनुमान है, ऐसा हो सकता है कि भैया ये 7 रुपए जो मैंने सोचा डूबेगा, नहीं डूबा। और ऐसा भी हो सकता है 7 के बदले 10 डूब गए। तो ये जो परसेंटेज मैंने डिटरमाइन किया, ये बस मेरा अंदाजा है। और ये परसेंटेज पता है क्यों करते हैं हम, आपका अकाउंटिंग अजम्पशन कहता है कि फ्यूचर में होने वाले लॉसेस को अभी आप थोड़ा रिकॉर्ड कर लो और प्रॉफिट को इग्नोर करो। तो ये फ्यूचर में होने वाला लॉस ही है एक तरीके से, जिसको हम अभी कर लेते हैं। अब डिस्काउंट मैं किसको दूंगा, डिस्काउंट मैं उसी को दूंगा, डिस्काउंट देने का मतलब समझो शाबाशी। तो डिस्काउंट मैं उसी को दूंगा, शाबाशी किसको मिलेगा, जो सबसे अच्छे हैं क्लास के अंदर, उसी को दूंगा मैं। तो डिस्काउंट मैं इनको तो दे नहीं सकता। अगर मैंने 80 पे डिस्काउंट लगाया तो सोचना, एक जो भाग गया उस पे भी लग जाएगा डिस्काउंट, और जो भाग गया मैं उसको डिस्काउंट देके क्या करूंगा, वो तो मेरा पूरा ही ले गया। अब इसमें से बेकार वाले निकाल दिए, तो अब जो मेरे पास ये 63 बचा, ये अच्छे हैं, तो अब डिस्काउंट सबसे लास्ट में माइनस होगा। और अगर मेरा 5%, 10%, वट एवर डिस्काउंट है, मान लो 10% है, तो 6.3 कब माइनस करेंगे, सबसे लास्ट में जाके। तो सीक्वेंस देखना, यही सीक्वेंस रहेगा, भले ही एडजस्टमेंट ऊपर नीचे हो, लेकिन सीक्वेंस क्या रहेगा, सबसे पहले क्या माइनस होगा, बेड डेट्स, फिर क्या माइनस होगा, प्रोविजन, फिर क्या माइनस होगा, डिस्काउंट। तो अगर ये तीनों चीजें, ये बात समझ में आई आपको, अगर ये तीनों चीजें दे रखी हो, एडजस्टमेंट में दे रखी हो, तो एडजस्टमेंट के केस में आपको क्या करना है सर, एडजस्टमेंट में केस में आपको करना है, इसको 3 जगह लेके जाना है। एडजस्टमेंट के केस में इसको 3 जगह है, क्योंकि तीनों ही हो सकता है, सॉरी ट्रायल बैलेंस के केस में 3 जगह, तीनों हो सकता है ट्रायल बैलेंस में। मैं एक एग्जांपल लेके भी कराऊंगा। तो ट्रायल बैलेंस में अगर बेड डेट्स है, बेड डेट्स है, तो उसको ले जाना है प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। अगर आपका प्रोविजन है, अभी बताया था प्रोविजन होगा तो कहां जाएगा बताओ, प्रोविजन फॉर डेटर है, तो इस ट्रायल बैलेंस को आप ले जाओगे पी एंड एल के क्रेडिट साइड में। और अगर डिस्काउंट है, प्रोविजन, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट है, तो ये भी कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में। ये भी कहां चला जाएगा, हमारा प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में। ये बात समझ में आई आपको। अगर ट्रायल में है तो उसको ट्रायल वाले हिसाब से ट्रीटमेंट देंगे, अगर वो एडजस्टमेंट में है तो उसको एडजस्टमेंट वाले हिसाब से ट्रीटमेंट देंगे। आप कभी दोनों को मिक्स नहीं करेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर एडजस्टमेंट में है, सपोज मैंने कहा मेरा डेटर, सपोज मैंने कहा मेरा डेटर, अगर एडजस्टमेंट में है ना, तो आपके दो ही जगह जाएंगे, एक तो एसेट्स में से लेस हो जाएगा, एसेट्स में से लेस, लेस फ्रॉम
फ्रॉम एसेट, और दूसरा चला जाएगा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस के, भैया डेबिट में जाएगा, चाहे कोई भी हो, एक तो एसेट्स में से लेस, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। एक एग्जांपल लो, जैसे मैंने कहा भैया मेरा डेटर जो है, डेटर 1 लाख है, और मेरे प्रोविजन की बात करें तो सबसे पहले माइनस करोगे आप प्रोविजन, सॉरी सबसे पहले माइनस क्या करोगे आप, बेड डेट्स। मैं अपने एग्जाम्पल के हिसाब से मान लेते हैं कि 4,000 हो गया, या 10,000 मान लेते हैं, सीधा सीधा आएगा 10,000 मान लेते हैं, तो बचे कितने, 90,000। अब इस बैलेंस के ऊपर आप क्या लगाओगे, इस बैलेंस के ऊपर लगाओगे प्रोविजन। अब भैया प्रोविजन 10% है, तो कितने आ गए, 9,000, बचे कितने, 81,000। अब इसके ऊपर लगाओगे डिस्काउंट, सपोज करो डिस्काउंट भी 10% ही बोल दिया, तो कितने आ गए, 8100। अब जो यहां पे आप देख रहे हो, ये भी चला जाएगा पी एंड एल के डेबिट में, ये भी चला जाएगा पी एंड एल के डेबिट में, और ये भी चला जाएगा पी एंड एल के डेबिट में। इसका मतलब सर ये जो तीनों है, तीनों के तीनों कहां जाएंगे हमारे, तीनों के तीनों चले जाएंगे हमारे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। ट्रायल बैलेंस में तो देखो अलग अलग है, ये तो डेबिट जा रहा है, ये क्रेडिट जा रहा है, ये क्रेडिट जा रहा है, लेकिन अगर एडजस्टमेंट में है तो तीनों, एक तो एसेट से माइनस कर दोगे, और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस के कहां ले जाना है आपको, डेबिट में ले जाना है। इस बात का ध्यान रखना। देखो ये जो है इसका ट्रीटमेंट इसके तरीके से, और इसका ट्रीटमेंट इसके तरीके से। ऐसा नहीं कि बहुत बच्चे पता है क्या करते हैं, मैं इतना कितना भी समझा लूं, वो बोलते हैं सर ट्रायल में भी प्रोविजन है और एडजस्टमेंट में है, क्या करें। तो भाई जो ट्रायल में है उसको ट्रायल के हिसाब से ले जाओ, और जो एडजस्टमेंट में है उसको एडजस्टमेंट के हिसाब से ले जाओ। एडजस्टमेंट वाले को दो जगह ले जाओ, डेटर में से माइनस और पी एंड एल के डेबिट में, और ट्रायल बैलेंस वाले को क्रेडिट साइड में ले जाओ, उसमें कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। फिर बच्चा पूछता है सर क्रेडिट में भी आ रहा है डेबिट में, आने दो, कोई बात नहीं है, हमारा वो आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स और डिस्काउंट ये सारी चीजें दे रखा हो, तो आपको इसी तरीके से इसका ट्रीटमेंट करना है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। इसके बाद अगले एडजस्टमेंट पे चलें, जैसे हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। डेप्रीशिएशन या प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन के बाद, हमने डेप्रीशिएशन कर लिया क्या, नहीं करा। इसके बाद अगर हम बात करें एडजस्टमेंट नंबर, अब मैंने लिख के अगली क्लास में और भी ले आऊंगा, 8, एडजस्टमेंट नंबर 8, दैट इज डेप्रीशिएशन। सर अगर डेप्रीशिएशन की बात करोगे ना, तो डेप्रीशिएशन दो जगह हो सकती है, या तो हो सकता है ट्रायल में, या हो सकता है एडजस्टमेंट में। डेप्रीशिएशन या हो सकता है ट्रायल में, या हो सकता है एडजस्टमेंट में, या हो सकता है एडजस्टमेंट में। तो हो सकता है ट्रायल में, हो सकता है एडजस्टमेंट में। अगर ट्रायल बैलेंस में हुआ तो सिंपल प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में, मैंने शायद करा तो नहीं दिया कहीं ये, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। हाँ हो गया, डेप्रिसिएशन का तो हो गया ना, तो वो सही था, इसके बाद प्रोविजन ही कराना था ना। चलो कोई नहीं, इस 8वें को मैं मिटा देता हूँ, 8वां प्रोविजन फॉर जब कराऊंगा तो हो जाएगा। तो अभी हमने कितने एडजस्टमेंट कर लिए, 7 कर लिए। तो मैंने बोला 20 है, तो एक दिन में 7 काफी है। आप एक बार पहले इसको नोट करिए, 7 के साथों, फिर हम क्या करेंगे इसके बाद आगे, कल भी मैं कुछ इसी तरीके से लिख लूंगा, जिससे क्या होगा हमारा काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो फटाफट आप इसको एक बार नोट करिए आप।